आज आपके हाथ में मौजूद ये फोन उस कंप्यूटर से लाख गुना ज्यादा पावरफुल है जिसने हम इंसानों को चांद पर उतारा। अगर ये सोचकर आपको शौक लगा है तो बिलीव मी, आगे की पूरी बात तो आपकी बिलीफ सिस्टम को हिला कर रख देगी, क्योंकि उस कंप्यूटर ने ना सिर्फ हम इंसानों को चांद पर उतारा बल्कि उसी कमजोर कंप्यूटर पर आज भी इंसानियत का सबसे दूर जाने वाला, लिटरली पूरे सोलर सिस्टम को पार करने वाला स्पेसक्राफ्ट -200 डिग्री सेल्सियस के अंधेरे काले अंतरिक्ष में चल रहा है, वो भी बिना रुके बिना थके। पर कैसे? साल 2018 ये है सोलर सिस्टम का वो आखिरी बबल जिसे हीलियोस्फीयर कहा जाता है, और इंसानों का बनाया ये स्पेसक्राफ्ट उसे पार कर रहा है। ये इंसानियत का पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो हमसे अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दूर गया है, और यही वो स्पेसक्राफ्ट है जिसने हमारे सोलर सिस्टम के गैस जाइंट प्लैनेट्स की पहली तस्वीर खींचकर हमें भेजी, जैसे जुपिटर के फटे वोल्केनोस की पिक्चर, सैटर्न की रिंग की इमेजेस, यूरेनस और नेपच्यून की ये इमेजेस। आज ये स्पेसक्राफ्ट हमसे 25 बिलियन किलोमीटर दूर है, इतना दूर कि इसके आगे लाइट स्पीड सिग्नल्स को भी हम तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लग जाते हैं। जी हाँ, वही लाइट की स्पीड जो दिल्ली से कन्याकुमारी तक के हजारों किलोमीटर के सफर को तय करने में 1 सेकंड से भी कम समय को लेती है। वही लाइट जो धरती से चांद तक 1.3 सेकंड में पहुंच जाती है, वही लाइट उस स्पेसक्राफ्ट तक जाने और वापस आने में पूरे 2 दिन ले लेती है। देखो, इन स्पेसक्राफ्ट का नाम है वॉयजर्स, लेकिन हमारा असली सवाल इनका नाम जानने में नहीं बल्कि ये जानने में है कि अगर ये स्पेसक्राफ्ट हमसे इतनी ज्यादा दूरी पर है कि लाइट को पहुंचने में भी लिटरली वहां पर दिन लग रहे हैं, तो आखिर ये स्पेसक्राफ्ट हमसे आज भी जुड़े हुए है कैसे? क्योंकि देखो, इन वॉयजर स्पेसक्राफ्ट पर ना ही कोई सोलर पैनल है, ना ही कोई 5G एंटीना, ना ही कोई फैंसी AI सिस्टम, और ऊपर से इनकी एज 47 साल से भी ज्यादा हो चुकी है। इसलिए जो ट्रांसमीटर उनसे सिग्नल को भेजते हैं वो हमारे फ्रिज में मौजूद उस छोटे से बल्ब से भी कम पावर पर चलते हैं। अब 1 सेकंड के लिए रुकिए और इनके बारे में सोचिए, क्योंकि देखो, अगर हमारे घरों में फोन की नेटवर्क ठीक से नहीं आते तब भी हम रूम के कोने में जाकर उस सिग्नल को ढूंढते रहते हैं, तो वहीं नासा 25 बिलियन किलोमीटर दूर से एक फ्रिज बल्ब जितनी हल्की पावर से आने वाले सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद उस स्पेसक्राफ्ट के सिग्नल को आखिर सुन कैसे रहा है, वो भी पिछले 50 सालों से लगातार। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम ये जानेंगे कि अगर वॉयजर के अंदर ना ही कोई मॉडर्न सॉफ्टवेयर है और ना ही कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आखिर नासा उसके अंदर सॉफ्टवेयर को अपडेट करता कैसे है। इसके साथ ही आज हम सबसे इंपॉर्टेंट सवाल के जवाब को भी ढूंढेंगे जो हमसे ये पूछता है कि आखिर वॉयजर 1 कब तक हमसे बातें कर पाएगा, और वो दिन कब आएगा जब वॉयजर 1 का आखिरी सिग्नल हमें सुनने को मिलेगा। क्या सच में इंसानों के द्वारा बनाई गई ये मशीन हमारे नियरेस्ट स्टार तक पहुंच भी पाएगी या फिर नहीं? लेट्स फाइंड आउट। जुलाई 1969 भारत के एक छोटे से गांव में रात का अंधेरा है, बिजली नहीं है, सड़कें कच्ची हैं और लोग अपने घरों के बाहर खुले आसमान के नीचे खाट पर लेटे चांद को देख रहे हैं। उसी रात उसी चांद पर लाखों किलोमीटर दूर इंसान पहली बार अपने कदम को रखता है। भारत के पास उस समय ना ही कोई बड़ा रॉकेट था, ना ही पैसा और ना ही स्पेस एजेंसी कोई ताकत। सच कहा जाए तो हम बस एक गरीब देश थे जो अभी अभी आजाद हुआ था। यहाँ के लोगों के पास खाने के लिए खाना भी नहीं था, और इसी देश में एक आदमी एक ऐसा सपना देख रहा था जिस पर उस वक्त पूरी दुनिया हंसती थी। उस महान शख्स का नाम था विक्रम साराभाई। वो अक्सर कहते थे कि एक दिन भारत भी अंतरिक्ष में जाएगा। लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि जिस देश के पास सड़कें और बिजली नहीं है वो रॉकेट कैसे बनाएगा। और फिर 1963 में जब भारत ने अपना पहला छोटा सा रॉकेट लॉन्च किया तो उस रॉकेट के हिस्से को एक साइकिल पर लाद कर लॉन्च पैड तक ले जाया गया था। जी हाँ, आपने सही सुना, उस रॉकेट के मेन हिस्से को एक साइकिल पर लादा गया जबकि बाकी हिस्से को एक बैलगाड़ी पर। ये वो बैलगाड़ी थी जिस पर रखा था भारत के अंतरिक्ष सपने का पहला कदम। दुनिया के लिए ये सब मजाक था, एक हंसी की बात थी, पर उस साइकिल और बैलगाड़ी से शुरू हुआ वो सफर आज वहां पहुंच चुका है कि जहां भारत ने चांद के उस हिस्से पर अपना यान उतारा जहां दुनिया की सुपर पावर कंट्रीज भी उतरने से डरती हैं। क्योंकि देखो, असली ताकत बड़ी मशीन में नहीं होती बल्कि उन बड़े सपनों में होती है जो उन मशीन को बनाते हैं, और लिटरली यही चीज सच साबित होती हुई दिखती है हमें उस मशीन से जिसने धरती को 50 साल पहले छोड़ा था, जिसका कंप्यूटर आज के फोन से भी 20 लाख गुना ज्यादा कमजोर है, फिर भी वो आज भी
अभी अरबों किलोमीटर दूर अंधेरे में अकेले तैरते हुए पूरी इंसानियत के लिए खोज कर रहा है। ये है वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स और इनकी कहानी शुरू होती है 1977 में, जब नासा को ये पता चलता है कि जल्द ही सोलर सिस्टम में एक ऐसा रेयर प्लैनेटरी अलाइनमेंट बनने वाला है जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये चारों बड़े प्लैनेट्स एक सीधी लाइन में आ जाएंगे। और अगर इस मौके का सही फायदा उठाया जाए तो एक ही स्पेसक्राफ्ट एक प्लैनेट की ग्रेविटी से धक्का खाकर सीधा अगले प्लैनेट की तरफ फेंका जा सकता है, जिससे कम फ्यूल और समय में ही इन सभी गैस जाइंट्स तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, नासा के पास ज्यादा समय नहीं था। देखो, ये दुर्लभ प्लैनेटरी अलाइनमेंट 176 सालों में एक बार होता है, यानी अगर नासा तुरंत स्पेसक्राफ्ट लॉन्च नहीं करती तो एक स्पेसक्राफ्ट से एक बार में इतने सारे प्लैनेट्स की तस्वीर ले पाना भाई ये इम्पॉसिबल था। अब इसी मौके को पकड़ने के लिए नासा ने जल्दबाजी में दो प्रोब बनाए, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। हर एक के बीच में लगा था एक बड़ा व्हाइट डिश एंटीना और उनके साइड में वो सभी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे जो स्पेस में रिसर्च करने के लिए चाहिए थे। इंटरेस्टिंगली इन सब का दिमाग था ये छोटा सा कंप्यूटर, और इस पूरे स्पेसक्राफ्ट को एनर्जी देने के लिए इसमें एक न्यूक्लियर बैटरी भी लगाई गई थी। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सारे ही इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ इनमें एक बेहद ही स्ट्रेंज चीज को भी लगाया गया था, और वो था गोल्डन रिकॉर्ड। असल में इस रिकॉर्ड में पृथ्वी की तस्वीरें, अलग अलग भाषाओं की ग्रीटिंग्स, गाने और जानवरों की आवाजों के साथ हार्ट और पूरे सोलर सिस्टम का नक्शा था, ताकि अगर किसी दूसरी एलियन सिविलाइजेशन इन प्रूफ्स को ढूंढ ले तो वो ये समझ सके कि हम इंसान कैसे हैं और कहां पर रहते हैं। अब इन सारी चीजों के बाद अब बात आती है लॉन्च की। वॉयेजर 2 को सबसे पहले 20 अगस्त 1977 में लॉन्च किया गया और वॉयेजर 1 को इसके बाद 5 सितंबर 1977 में लॉन्च किया गया, जिसके बाद जैसे जैसे इन्होंने सोलर सिस्टम में अपना सफर शुरू किया, हमें इनके द्वारा खींची गई सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की तस्वीरें मिलनी शुरू हुई। इन्होंने जुपिटर के मून आयु पर फटते हुए एक्टिव वोल्केनोस देखे, यूरेनस और नेपच्यून को पहली और आज तक की आखिरी बार विजिट किया, और फिर एक दिन अपना सारा काम खत्म करने के बाद सैटर्न की ग्रेविटी ने वॉयेजर 1 को सोलर सिस्टम के बाहर ऊपर की तरफ 17 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पर धकेल दिया। और गाइस, लिटरली यही वो मोमेंट था जब से इन स्पेसक्राफ्ट का एक ऐसा डरावना सफर शुरू हुआ जो 50 सालों के बाद आज भी जारी है। ये सफर है एक सीधी लाइन में बिना ब्रेक के ठंडे स्पेस में अंधेरे की तरफ बढ़ते रहने का, जिसका अंत कब और कैसे होगा किसी को भी नहीं पता। इसी सफर में वॉयेजर 1 ने 2012 और वॉयेजर 2 ने 2018 में सन के उस प्रोटेक्टेड बबल को भी क्रॉस किया जो हमें इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाले हाई चार्ज पार्टिकल्स के बम्बार्डमेंट से बचाता है। यानी कि ऑफिशियली ये आज से एक दशक पहले सोलर सिस्टम को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुके हैं, एक ऐसा खाली अंतरिक्ष जो स्टार्स के बीच मौजूद खाली जगह होती है। यहाँ तक इंसानी इतिहास का कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं पहुंच पाया है, और पृथ्वी से करीब 25 बिलियन किलोमीटर दूर कई दिन की लाइट डिस्टेंस पर भी लगातार ये नासा को डाटा भेज रहा है, बता रहा है कि वहाँ इंटरस्टेलर स्पेस में है क्या। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये सब कुछ ऐसा कर कैसे रहा है, और कैसे ये बड़े बड़े जायंट डिशेस इस स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके रिसीवर ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट 0 डिग्री पर रखे जाते हैं। देखो, वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की कम्युनिकेशन वर्किंग को जानने से पहले आपको इस प्रोब की ओवरऑल वर्किंग को जानना होगा, क्योंकि देखो तभी आपको ये बात समझ में आएगी कि आखिर वो कौन सी ऐसी जादुई शील्ड है जो इसे 50 साल से भी इस काले और ठंड से भरे अंतरिक्ष में बचा रही है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं इस स्पेसक्राफ्ट के दिमाग की। तो वॉयेजर के सारे कंप्यूटर्स की मेमोरी मिलाकर भी इसकी कंप्लीट कैपेसिटी सिर्फ 68 किलोबाइट्स है, यानी कि इन शॉर्ट आपके फोन में भी इस कंप्लीट स्पेसक्राफ्ट से 20 लाख गुना ज्यादा कंप्यूटिंग पावर है। इसके अलावा इसके कंप्यूटर और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को पावर मिलती है इन 3 RTGs यानी कि रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर बैटरी से। ये छोटी न्यूक्लियर बैटरी प्लूटोनियम 238 के डिके से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। जब ये लॉन्च हुआ तो वॉयेजर की ये न्यूक्लियर बैटरीज 470 वॉट पावर जनरेट कर रही थी, पर प्लूटोनियम हर साल थोड़ा थोड़ा खत्म होता जाता है, लगभग 4 वॉट हर साल। इसलिए आज इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी सिर्फ 210 वॉट्स के बीच ही रह गई है, और बस यही एक धीमी लेकिन बहुत डरावनी सच्चाई है। देखो, इतनी कम पावर में स्पेसक्राफ्ट को बहुत कुछ चलाना होता है, उसका ट्रांसमीटर, उसके कंप्यूटर्स और सबसे जरूरी उसके हीटर्स जो इंस्ट्रूमेंट को -200 डिग्री सेल्सियस में जमाने से बचाते हैं। और इसलिए हर कुछ सालों के बाद नासा की टीम को एक भयानक चॉइस लेनी होती है
कि इस बार उन्हें वॉयेजर के किस इंस्ट्रूमेंट को परमानेंटली बंद करना है। इसी तरह अब तक नासा ने वॉयेजर 1 के लगभग 11 इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग उसके कैमरा को भी बंद कर दिया है और अब इसके कुछ गिने चुने ही इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं, जिसमें इसका एक ट्रांसमीटर, रिसीवर और एक मैग्नेटोमीटर भी शामिल है जो इंटरस्टेलर स्पेस में आयंस को मेजर करता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी कई बार ऐसा हुआ है जब हम इन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को खोते बचे हैं। इंटरेस्टिंगली इन सब के बीच हमें कई बार ऐसे अजीब सिग्नल्स भी रिसीव हुए जिनको लेकर एक बात तो ये भी कही जाने लगी कि वॉयेजर के भेजे हुए ये अजीब सिग्नल्स किसी एलियन सिविलाइजेशन का मैसेज है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन क्लेम्स में कितना दम है और आखिर ऐसी वो कौन सी घटनाएं हैं जिसमें लिटरली हम इन स्पेसक्राफ्ट को खो चुके थे। चलो वो भी जानते हैं। तो देखो, सबसे पहली बार 1978 में यानी कि इनके लॉन्च से सिर्फ कुछ ही दिनों के बाद इंजीनियर्स ने सिग्नल शेड्यूलिंग में एक ऐसी गलती कर दी थी जिसकी वजह से वॉयेजर 2 का कम्युनिकेशन सीधा एक हफ्ते तक अर्थ से टूट गया था, जिसके बाद इस स्पेसक्राफ्ट ने ऑटोमेटिक कमांड्स के मुताबिक अपने आप को बैकअप पर स्विच कर लिया था। लेकिन उस बैकअप सर्किट का एक कैपेसिटर टूटा हुआ था, इसलिए वो खुद को अर्थ पर लॉक ही नहीं कर पाया। जब इंजीनियर्स ने उसे वापस मेन रिसीवर पर लाने की कोशिश करी तो फ्यूज उड़ गया और मेन रिसीवर हमेशा के लिए खराब हो गया। लेकिन नासा के इंजीनियर्स ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने धीरे धीरे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर टेस्ट सिग्नल्स भेजने शुरू करे और उस एक एग्जैक्ट एडजस्टमेंट को ढूंढा जिस पर वो टूटा हुआ रिसीवर अर्थ से आए सिग्नल्स को सुन पा रहा था। और घंटों की कोशिश के बाद एक फ्रीक्वेंसी ऐसी मिली जिस पर वॉयेजर 2 ने फाइनली जवाब दे दिया। अब यहाँ पर एक सबसे चौंका देने वाली बात बताऊं, 1978 की ये जुगाड़ आज तक काम कर रही है और लगभग 50 सालों से वॉयेजर 2 के उसी टूटे हुए बैकअप रिसीवर के सहारे हमसे वो बातें कर रहा है। अब इसके बाद आते हैं जनवरी 2020 में। वॉयेजर 2 का सिग्नल एक बार फिर से लॉस हो जाता है और कई दिन लगे इसे दोबारा से ठीक करने में। अब जब तक ये सारी चीजें चली रही होती हैं, तभी 2022 में इस मिशन के साथ लिटरली कुछ ज्यादा ही अजीब हो जाता है। असल में 2022 में वॉयेजर 1 ने अचानक से मिस्टीरियस रैंडम डेटा भेजना शुरू कर दिया। शुरू में तो इंटरनेट पर इसको लेकर कई बातें फैली कि शायद ये एलियंस के द्वारा वॉयेजर को भेजा हुआ ऐसा मैसेज है जो वो अब रिले करके अर्थ पर भेज रहा है। पर काफी स्टडी के बाद इंजीनियर समझ गए कि वॉयेजर अपना ही डेटा एक ऐसे कंप्यूटर के जरिए भेज रहा था जो सालों पहले खराब हो गया था, इसलिए हमें ये रैंडम नंबर्स मिल रहे थे। जिसके बाद फाइनली नासा ने एक सॉफ्टवेयर पैच को वॉयेजर 1 के पास भेजा और ये अब प्रॉब्लम पूरे तरीके से सॉल्व हो चुकी है। इसके अलावा 2023 में तो वॉयेजर 2 का एंटीना ही अर्थ से दूसरी तरफ घूम गया था, लेकिन इस प्रॉब्लम को भी नासा ने किसी तरीके से फिक्स कर लिया। अब देखो, ये इंसिडेंट हमें ये दिखाते हैं कि नासा और इसका कम्युनिकेशन कितना ज्यादा नाजुक है, जो एक छोटी सी गलती के कारण हमेशा के लिए इन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को खो सकता है। जिसके बाद घूम फिर के वही सवाल दोबारा खड़ा होता है कि अगर कम्युनिकेशन करना इतना ज्यादा नाजुक है तो आखिर हमसे 25 बिलियन किलोमीटर दूर और 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी से नासा आज भी कम्युनिकेट कर कैसे पा रहा है और आखिर कैसे वो वहां पर सॉफ्टवेयर पैचेस को भेज देता है। तो देखो, वॉयेजर के ऊपर लगा हुआ ये 3.7 मीटर लंबा एंटीना, यही वो कारण है जिसकी वजह से आज तक हम वॉयेजर के साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एंटीना अर्थ की डायरेक्शन में रेडियो वेव्स को बहुत एक पतली बीम की तरह छोड़ता है, बिल्कुल एक टॉर्च की रोशनी की तरह। लेकिन फिजिक्स में एक जालिम लॉ भी है जिसका नाम है इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखो, ये लॉ हमसे ये कहता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है सिग्नल उतना ही तेजी से कमजोर भी होता जाता है। डिस्टेंस अगर 10 गुना हो जाए तो सिग्नल 100 गुना ज्यादा कमजोर होगा, 100 गुना ज्यादा दूर हो जाए तो वो 10,000 गुना ज्यादा कमजोर होगा। अब सोचो कि वॉयेजर हमसे लिटरली इतना ज्यादा दूर है कि वहां से निकला हुआ एक सिग्नल बीम धीरे धीरे अंतरिक्ष में फैलता हुआ अर्थ पर जब रिसीव होता है तो उसकी पावर एक ऑटोवॉट से भी कम रह जाती है। ऑटोवॉट का मतलब 1 वॉट का 1 अरबवां हिस्सा, इतना कमजोर कि एक डिजिटल वॉच की छोटी सी बैटरी भी उसके मुकाबले 20 बिलियन गुना ज्यादा पावरफुल है। ये किसी भी मोबाइल, रेडियो या वाईफाई सिग्नल से भी लाखों गुना कमजोर है। किसी भी नॉर्मल एंटीना के लिए तो ये सिग्नल एग्जिस्ट तक नहीं करता, इसलिए आपके फोन का रेडियो भी वॉयेजर की बातों को नहीं सुन सकता, क्योंकि इन सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए और समझने के लिए हमें अर्थ पर बहुत बड़े बड़े रेडियो रिसीवर्स की जरूरत है, जो सैडली
आज भी हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर नासा ने एक स्मार्ट ट्रिक का इस्तेमाल किया है। असल में नासा के वैज्ञानिकों ने अर्थ के चारों ही तरफ अलग अलग कंट्रीज पर बड़ी बड़ी मैसिव डिशेस वाले एक खास रेडियो कम्युनिकेशन को बनाकर तैयार किया है, जिसे कहा गया है डीप स्पेस नेटवर्क। पूरी दुनिया में ये एक अकेला ऐसा रेडियो है जो वॉयेजर के उन धीमे सिग्नल्स को सुन सकता है जो वो डीप स्पेस से हमें भेज रहा है। लेकिन यहाँ पर भी एक खास बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। असल में डीप स्पेस एंटीनास के रिसीवर्स को इतना ठंडा किया जाता है कि वो एब्सोल्यूट जीरो पर होते हैं, यानी पूरे यूनिवर्स के सबसे ठंडे टेम्परेचर के बिल्कुल करीब। और देखो, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर बाई चांस मशीन अपने ही द्वारा निकाली गई गर्मी से अपने एंटीना को या फिर रिसीवर को गर्म कर दे तो वॉयेजर से आने वाले वो नाजुक सिग्नल्स उसी गर्मी की वजह से खराब हो जाएंगे और हमें कभी भी डेटा मिल ही नहीं पाएगा। लेकिन वॉयेजर के इन सिग्नल्स की ये प्रॉब्लम सिर्फ यहीं तक नहीं थमती। देखो, वॉयेजर इतना तेज भाग रहा है कि उसका सिग्नल डॉपलर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यही वो इफेक्ट है जिससे दूर की गैलेक्सीज की लाइट स्ट्रेच हो जाती है। इसलिए नासा की टीम को हर एक सेकंड इस शिफ्ट के हिसाब से लगातार रियल टाइम में अपने रिसीवर को एडजस्ट करना पड़ता है, वरना वो ये कभी समझ ही नहीं पाएगा कि वॉयेजर प्रैक्टिकली कह क्या रहा है। इसके ऊपर से वॉयेजर के सिग्नल को अर्थ पर आने में 23.5 घंटे लगते हैं और यहाँ से सिग्नल जाने में दोबारा से 23.5 घंटे। यानी कि अगर टीम सोमवार की सुबह वॉयेजर को एक कमांड देती है तो उसका असर उन्हें बुधवार की सुबह दिखता है। जिसके बाद अब हम आते हैं हमारे सबसे आखिरी और सबसे डरावने सवाल पर, जो हमसे ये कहता है कि जब दोनों वॉयेजर्स की आरटीजीज हर साल 4 वॉट की पावर को खो रही हैं, तो वो समय कब आएगा जब इसके ट्रांसमीटर्स और हीटर्स परमानेंटली बंद हो जाएंगे, यानी कि वॉयेजर का अर्थ से हमेशा के लिए कम्युनिकेशन टूट जाएगा। नासा की टीम को ये उम्मीद है कि शायद 2030 के आसपास तक इसका ट्रांसमीटर भी ऑफ हो जाएगा, लेकिन कुछ इंजीनियर्स की माने तो ये उसके बाद भी कुछ सालों तक अर्थ से कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन आगे आने वाले कुछ ही दशकों में एक ऐसा दिन जरूर आएगा जब इसकी पावर ऑलमोस्ट जीरो होगी और इसके सभी कम्युनिकेशंस अर्थ से हमेशा के लिए टूट जाएंगे। लेकिन तब भी ये 17 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बिना मुड़े बिना रुके उस अंधेरे ठंडे अंतरिक्ष में आगे बढ़ता रहेगा। कैलकुलेशन के मुताबिक लगभग 40,000 साल के बाद ये स्टार AC + 793888 के पास से गुजरेगा। अब देखो, 40,000 साल के बाद अर्थ पर ह्यूमन सिविलाइजेशन बच भी पाएगी या फिर नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन इस बात की ऑलमोस्ट 100% श्योरिटी है कि भले ही इसके पास अपनी बात कहने के लिए बैटरीज ना बचे, भले ही उसकी बात सुनने के लिए धरती पर इंसान भी ना बचे, लेकिन फिर भी इंसानों के द्वारा बनाई गई ये मशीन इस स्टार को पार करके भी और गहरे, दूर और ठंडे अंतरिक्ष में आगे निकल जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या उस समय अर्थ पर ह्यूमन सिविलाइजेशन बचेगी या फिर नहीं? और अगर बचेगी तो हम कार्डाशेव स्केल पर किस टाइप की सिविलाइजेशन होंगे? और क्या उस समय पर हम इतने एडवांस हो चुके होंगे कि हम दोबारा से वॉयेजर 1 को जिंदा कर पाएंगे? आपको जो कुछ भी लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आई होप गाइज आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हर एक वीडियो की तरह आप इस वीडियो को भी 8000 लाइक तक जरूर पहुंचाएंगे। चैनल पर नए हैं और विद प्रूफ इन्हीं तरीके की वीडियोस देखना अगर पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो ये वीडियो दिख रही है ना भाई, इसे भी एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा क्योंकि ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं एक और एपिसोड में, जब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।